हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे लेजर अकाउंट में सेकंड क्लास है, लेजर अकाउंट। और हम लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ कर रहे हैं। जो पहले हमने पढ़ा हुआ उसका हम एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, बचपन की बातें। मैं क्लास को शुरू करने के पहले दोबारा बता दूं कि अगर लेजर अकाउंट को आपको और डिटेल में स्लोली समझना है तो आप मेरे COC कॉमर्स स्कूल चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं पूरा डिटेल में। 11th क्लास वाले बच्चों ने जो रिकॉर्ड किया गया, आपके लिए जो रिकॉर्ड हो रहा है मेरे बच्चे, ये मानते हुए कि आपको पहले से आपने पढ़ा हुआ है उसको फटाफट रिवाइज करके, और मेनली लास्ट क्लास में हर एक चैप्टर का आना, जिसमें इस चैप्टर से कोई थ्योरी या कोई क्वेश्चन बन सकता है तो कौन सा वो भी हम समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। लेजर अकाउंट में हमने पिछली क्लास में बहुत सारी बातें की थी, थोड़ी सी बातें और बढ़ाते हैं। और आज ना मैं आपको कुछ और लेजर बना के कोशिश करूंगा इस चैप्टर को आज एंड करने के लिए, ठीक है। कुछ है नहीं इसके अंदर में। तो आइए एग्जाम्पल नंबर, आई थिंक पिछली क्लास में मुझे लग रहा है कि 3 हो गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो 4th जो भी नंबर होगा उसके आगे शुरू कीजिए। कहता है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, या फिर आपको कहता है कि फर्स्ट फॉर 2022 को मान लो आपका डेटर्स जो है, डेटर्स ये कहता है कि डेटर्स आपका 6 लाख रुपीज के है ना, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है। और क्रेडिटर्स, चलो मैं क्रेडिटर्स को भी लेके चलता हूं, मान लो आपके 2 लाख रुपीज के हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट पे, और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम परचेज करते हैं। अब इसके बाद कह रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पे लिखिए आप यहाँ पे मेरे साथ, ड्यूरिंग द ईयर 2022-23, मतलब कि जो 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 23 में खत्म होगा, उस साल में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ वो आपको बता रहा है। पहला, डेट वाइज नहीं, इकट्ठा बता रहा है आपको। यहाँ पे कहता है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे जो गुड्स और सेल किया है वो कहता है कि ₹80,000 का है, 80,000 का सेल हमने क्रेडिट पे किया है। फिर कहता है मेरे बच्चे यहाँ पे लिखे आप यहाँ मेरे साथ, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हम लोगों ने गुड्स जो परचेज किया है क्रेडिट पे वो कहता है कि आपका यहाँ पे मान लो 1,40,000 का अमाउंट है। लिखो ना, दिमाग से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। थर्ड कहता है आपका कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो हमारे डेटर्स है जिनको हमने सेल किया था गुड्स क्रेडिट पे, उनसे कैश रिसीव किया है, वो कहता है कि 38,000 एंड अलाउड हिम, इसी में लिखिए अलाउड हिम डिस्काउंट ₹2,000, 28,000, 38 कैश आया, 2,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। फोर्थ कहता है कि आपका रिसीव्ड चेक ऑफ ₹18,000 in full settlement of ₹20,000 from a डेटर। कोई एक डेटर था जिससे हमें 20,000 का अमाउंट लेना था बच्चे, बट उसने 18,000 दिया। और जब तक इंसॉल्वेंसी की बात ना बोले तो हम मानते हैं कि हमने डिस्काउंट उनको दे दिया है। फिफ्थ कहता है आपका कि पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है, पेड टू क्रेडिटर्स ₹8,000 इन कैश एंड कहता है कि ₹22,000 बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट किया है। यहाँ पे आपका 22,000 का और 8,000 का पेमेंट किया जी हमने कैश में। 6 पॉइंट लिखेंगे आप, 6 पॉइंट यहाँ पे 6 कहता है कि अ डेटर ऑफ ₹20,000 became insolvent and nothing could be recovered, मतलब कि हम उससे
एक भी पैसा रिकवर नहीं कर पाया, सारा पैसा डूब गया आपका, ठीक है ना। और 7 लिखेंगे आपका 7, अ डेटर ऑफ ₹5,000 whose account was written off as bad, जिनका अकाउंट हम क्लोज कर चुके थे बैड लिख के, पेड ₹4,000 टू द फर्म। वो आया एंड फर्म को क्या किया, 4,000 दे के चला गया। तो इनका कहता है, इसके बारे में जगह कम है, मैं यहां लिखता हूं प्रिपेयर, आप इसके नीचे लिखिए प्रिपेयर। हमें क्या बनाना है जी, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। हमें डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट दो यहां पे बनाने हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है ना। तो आप सुनिए ध्यान से, हम इसको कैसे बनाएंगे। देखो मैं एक काम करता हूं, पहले इन सबके एंट्रीज में पास कर देता हूं। और मैंने जैसे पहले आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ना एंट्रीज नहीं पास करता, मैं फटाफट क्या करता हूं, लेजर बनाता हूं। जब लेजर पूछेगा तो लेजर, सर वो हमें भी सिखाओ ना, सिखाऊंगा, थोड़ा सा समय दो, अभी तो कोर्स शुरू हुआ है ना, अभी आगे चलने दो, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल बताइए गुड सोल्ड क्या क्रेडिट पे, तो पहली एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, इसकी एंट्री हम बता रहे हैं आपका। तो आपने जब सेल किया क्रेडिट पे, तो एक तो आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए, यानी कि डेटर्स आपके सेट से बढ़ना, डेबिट, एंड टू सेल्स अकाउंट, है ना। जब गुड्स को हम सेल करते तो क्या बोलते हैं, टू सेल्स अकाउंट। कितने का हमने सेल किया है जी, 80,000 का, ये करंट ईयर की बातें हैं, ठीक है ना। सेकंड में कहता है आपका गुड्स परचेज्ड, जब हम परचेज करते हैं मेरे बच्चे, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंस का बनना क्रेडिट डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड। और जिनसे परचेज किया अगर वो क्रेडिट पे है तो हम उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। कितने का परचेज किया है, 1,40,000 का, 1,40,000 रुपए का, ये भी एंट्री कंप्लीट हो गया। कम टू थर्ड पॉइंट आपका, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 38,000। मेरे बच्चे कैश हमारे पास आ गया, यहाँ पे डेबिट हो गया कितना, 38,000। हमने 2,000 का डिस्काउंट भी दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउ करना हमारा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस का बनना डेबिट आपका, तो डिस्काउंट अकाउंट। या तो आप डिस्काउंट अकाउंट लिखिए या फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रियल लाइफ में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इसको बोलते हैं। 2,000 एंड 2 हम यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, किससे रिसीव किया, डेटर से ना, तो अपने डेटर्स को हम कम कर देंगे, कितने से आपका, 40,000 से। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। फोर्थ में आइए, फोर्थ में रिसीव चेक 18,000 है, मैंने ज्यादा लिख दिया यहाँ पे, इट्स 18,000। रिसीव्ड चेक आपका 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹20,000 फ्रॉम अ डेटर। मेरे बच्चे हमने क्या किया, जो कैश रिसीव किया है ना, चेक रिसीव किया है, यानी कि बैंक, तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे यहाँ पे 18,000, ठीक है ना। और आपका डिस्काउंट, हमने चेक रिसीव किया, पेमेंट रिसीव किया है ना। और बैडर्स के बारे में नहीं है यहाँ पे, जब भी कहेगा बैडर्स का, जब वो खुद साफ साफ बताया कि वो इनसॉल्वेंट हो गया तब बैडर्स कहा जाता है, ये लेके भाग गया कुछ ऐसा। तो 2,000 का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया एंड 2 डेटर्स अकाउंट, है ना। डेटर कितने के आपके, 20,000 के, ये भी ठीक है। फिफ्थ में आइए, पांचवा, पेड टू क्रेडिटर्स 8,000 इन कैश एंड 22,000 बाय चेक। बच्चे क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, जब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है, और लायबिलिटी का कम होना हम डेबिट करते हैं। कितने से कम हो गया, 30,000। इस 30 में से हमने कैश में कितना पे किया है, तो कैश में हमने पे किया है 8,000 का अमाउंट। और जो पेमेंट हमने चेक में किया है, यानी कि टू बैंक अकाउंट, बताइए जरा, बैंक से कितना पैसा चला गया, 22,000। तो एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। अब आओ ना, 6 पॉइंट क्या बता रहा आपको, 6 पॉइंट। 6 में कहता है कि डेटर 20,000 का बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड। बच्चे जब कुछ भी रिकवर नहीं हुआ तो सारा का सारा अमाउंट हमारा लॉस हो गया, और आप जानते हैं कि लॉस का बढ़ना यहाँ पे हम डेबिट करते हैं। तो बैडेट्स अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, यहाँ पे डेबिट कितने से, 20,000 से, है ना। और क्या कम हो गया हमारा जी, एसेट। वो कौन सा एसेट है, डेटर। अब तो डेटर से पैसा नहीं मिलेगा ना, तो डेटर हमारे कम हो गए, क्यों, क्योंकि बैडेट्स हो चुका है, तो हमने वो भी रिकॉर्ड किया। और 7th वाले में मैं आपको समझाऊंगा नहीं अब, जिसका अकाउंट पहले राइट ऑफ करके हम बैड यानी कि क्लोज कर चुके थे, आकर वो कुछ भी पेमेंट करेगा तो एंट्री आपका होता है कैश अकाउंट डेबिटेड एंड 2 हमने क्या बोला था, बैडेट्स रिकवर्ड अकाउंट।
बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, है ना, हम इसको बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कहते हैं। कितना जी? 4000, जितना हमें मिला आपका अमाउंट। अब हमें क्या करना है, इनको ही हमें लेजर में कन्वर्ट करना है। आओ ना शुरू करते हैं लेजर अकाउंट बनाना। तो क्वेश्चन में पहले बोलता है कि प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में जितनी सारी बातें बता रहा ना वो डेट वाइज नहीं दिया हुआ है, तो हम डेट के चक्कर में फिर नहीं पड़ेंगे, हम फटाफट एंट्री करेंगे। डेटर आपका स्टार्टिंग में 6 लाख है। डेटर आपके क्या होते हैं? एसेट होते हैं। एसेट का इंक्रीज करना क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। एसेट का इंक्रीज करना क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मेरे बच्चे जो डेटर का ओपनिंग बैलेंस होगा जो पहले से आपके 6 लाख के हैं वो भी क्या आएंगे? आपके ओपनिंग में आएंगे, यानी कि टू बैलेंस बीडी। जो इंक्रीज आपका होता है और डेबिट करते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस वही बैलेंस दिखाएगा। मतलब जिनका इंक्रीज डेबिट तो डेबिट बैलेंस होगा। मैंने पहले बताया हुआ है, आप ऐसे मत देखो। अब आओ ना, ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, और साथ ही साथ मैं आप कहो तो मैं क्रेडिटर अकाउंट भी बना के आपको दिखा देता हूं। आइए दोनों अकाउंट बनाते हैं। हम रियल लाइफ में तो बहुत सारे अकाउंट एक साथ बनाते हैं। ये 2 अकाउंट क्या है? अब देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होते हैं, और लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होगा बाई बैलेंस बीडी वो क्रेडिट में जाएगा, है ना। कितना? 2 लाख रुपीज का अमाउंट। तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपीज का अमाउंट लिख दिया। अब आओ जरा देखो क्या बता रहा है। पहला, डेटर्स टू सेल्स। डेटर्स मेरे बच्चे एसेट है, इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में ना। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं दोबारा। इसका ये साइड कौन सा होता है? डेबिट। ये कौन सा होता है? क्रेडिट आपका, क्रेडिट आपका, ठीक है ना। इसका ये साइड आपका डेबिट यानी कि डीआर, और ये हमारा क्रेडिट यानी कि सीआर आपका, ठीक है। तो अब शुरू कीजिए आप यहाँ पे। देखो अभी तक हमने पिछली क्लास में आपको जर्नल एंट्री करना कैसे सिखाया था, लेजर अकाउंट बनाना। हमने कहा था भैया आप एंट्री को देखो, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो डेटर में क्या? डेबिट में है ना, तो डेबिट साइड एंट्री आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, है ना। कितना जी? 80,000 का अमाउंट, 80,000 का अमाउंट। एक शॉर्टकट ट्रिक अभी बताऊंगा। अभी देखो इसी क्वेश्चन में पहले आ जाओ। पहले परचेज टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट में आ गया। क्रेडिटर्स क्रेडिट में है ना, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। नाम क्या आएगा? अपोजिट वाले का, यानी कि बाय परचेजेज, बाय परचेज अकाउंट आपका। कितने का अमाउंट हो गया जी? 1,40,000, 1,40,000 रुपए। यहाँ ये कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स कहाँ दिख रहा है? क्रेडिट में, तो पोस्टिंग कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। नाम आएगा अपोजिट वाले का, तो बाय कैश अकाउंट, है ना। और दूसरा क्या जी? बाय आपका डिस्काउंट अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट आपका। कैश कितना आ गया? 38,000 यहाँ पे, और डिस्काउंट के आगे कितना है? 2,000 का अमाउंट। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। यहाँ देखिए बैंक डिस्काउंट टू डेटर्स, तो डेटर्स में क्या बोलेंगे? बाय बैंक। अब फटाफट करो ना, अब तो सारी बातें ठीक है। बाय बैंक कितना हो गया? 18,000 का अमाउंट आपका, 18,000। डिस्काउंट यानी कि बाय डिस्काउंट, आप यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट कितना लिखेंगे? 2,000 का अमाउंट, 2,000, और खत्म हो गई बात, है ना। 20,000। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, कुछ कैश में कुछ चेक में। क्रेडिटर्स डेबिट में है, तो डेबिट साइड में हम क्या बोलेंगे? टू कैश अकाउंट, एंड टू चेक से पेमेंट किया यानी कि टू बैंक अकाउंट, है ना। क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे हैं। कैश में हमने 8,000 का पेमेंट किया है, और चेक से हमने 22,000 का पेमेंट किया है, ठीक है। अगला है बैड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट। तो बच्चे डेटर्स क्रेडिट में है ना, तो पोस्टिंग कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। और क्या नाम लिखेंगे हम लोग? बाय बैड डेट्स, बाय बैड डेट्स अकाउंट। कितना अमाउंट आपका है? 20,000, तो आप यहाँ पे 20,000 का अमाउंट लिखेंगे। फिर है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। मुझे बताइए इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड में यहां कहीं पर भी आपको डेटर्स का या क्रेडिटर्स का नाम दिख रहा है क्या? क्या इस एंट्री में डेटर्स और क्रेडिटर्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो अगर डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं दिख रहे तो वो फिर यहां पे नहीं आएगा। अब समझो मेरी बात ना, हम तो डेटर्स की बातें कर रहे हैं ना बच्चे। डेटर्स आपका उनका बढ़ना उनका घटना, यहाँ क्रेडिटर्स का बढ़ना घटना, ये थोड़ा कोई आपका निकल के आएगा, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। मेरा काम खत्म हो गया। और अब हम क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे, एंड क्लोज करके पता करेंगे कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस था 6 लाख, अब एंड में आपका बैलेंस कितना है। और एंड में बैलेंस को क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्या जी? कैरी डाउन, कैरी डाउन, ठीक है ना। तो मैं जानता हूं कि आप क्या करोगे, इनको प्लस माइनस करके आप यहां पे निकाल लोगे।
इनको आपको प्लस करना, इसको माइनस करना, बैलेंस निकल के आ जाएगा। मैं जानता हूं ये निकालोगे, लेकिन मेरे बच्चे आज ना मैं आपको आपके डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट यानी कि किसी भी लेजर अकाउंट को बनाने का एक ट्रिक आपको देना चाहता हूं, छोटा सा ट्रिक अभी। और आप अभी मुझे ये मत कहना कि समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे समझने के लिए कुछ है ही नहीं। वो बहुत सिंपल सा ट्रिक है। और पता क्या होगा, आगे पूरे अकाउंटेंसी में, पूरी बुक में जो भी चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा वहां आपको वही सब ट्रिक चलेगा। हम उसी तरीके से करेंगे। देखो वो ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल सी बात। मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे वो बताइए, ये जो डेटर है ये आपका क्या है? सर ये एक एसेट होता है। एसेट होता है ना बच्चे, बोलो हाँ। ये सर डेटर जो आपका एसेट है, ये हमेशा मेरे बच्चे पूरे अकाउंटेंसी में एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहां होगा? डेबिट में। हमेशा। ये अगर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, कोई भी भगवान आके बोलते हैं कि भैया एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा, आप उनकी बात मत मानना, उनको देखना, हंसना, भाग जाना वहां से, बोलना कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमारे संतोष सर ने जो सिखाया हम वही मानेंगे। और वो क्या सिखाए हैं? ये दस्तूर है मेरे बच्चे हमारे अकाउंटेंसी का, ये हमारा रूल है, हमारा प्रिंसिपल है कि जितने भी एसेट होंगे, एक्सपेंस होंगे, उनका हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? डेबिट में। हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहा जाएगा? डेबिट में। तो ये हमेशा इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा। और सुनो, अब जो आगे की बात बता रहा हूं, आप किसी को बोलना नहीं, ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए। इस ट्रिक को जो बता रहा हूं मैं, पता है क्या, जिनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है ना बच्चे, जिनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है, अगर वो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज प्लस होते हैं, प्लस, तो एंट्री और डेबिट में ही आएगी। कॉमन सेंस है। जिनका ओपनिंग बैलेंस हमने डेबिट में लिखा है, वो जब जब इंक्रीज करेंगे, बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? और उनको डेबिट करेंगे। और मेरे बच्चे जब जब ये डिक्रीज करेंगे ना, डिक्रीज यानी कि माइनस, तो क्या होगा? वो क्रेडिट होगा, अपोजिट साइड में जाएगा। ये हमेशा होगा, हमेशा हमेशा। और यही नहीं, ये सारे अकाउंट्स के साथ होगा, सारे अकाउंट्स के साथ, सारे लेजर अकाउंट के साथ। अब देखो ना, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पे? क्रेडिट में। तो इनके साथ क्या होगा? अगर इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है, तो जब जब ये इंक्रीज करेंगे ना, तो आप क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज तो डेबिट करेंगे। ये बहुत सिंपल तरीका है। मैं मान सकता हूं कि आपने बचपन में आपके छोटे छोटे सर ने इस बात को सिखाया होगा। अगर नहीं सीखा मेरे बच्चे, तब भी परेशान नहीं होना। पिछली क्लास में भी जो एंट्री किया ना, उनको देख लेना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही चल रहा है। आज की क्लास में भी वही चलेगा, और आगे आने वाले पूरे अकाउंटेंसी में आपको लेजर ही तो बनाना है, सब में यही कॉन्सेप्ट चलेगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। नजर यहाँ, ये देखो मैं क्या बता रहा हूं। देखो अब कैसे अकाउंट इंटरप्रेट किया जाता है रियल लाइफ में। डेटर स्टार्टिंग में कितने के थे? 6 लाख के। 6 लाख के 6 लाख से मेरे बच्चे, जो हमने इस साल 80,000 का सेल किया है ना, इससे हमारे डेटर क्या हुए? और इंक्रीज कर गए। तो डेटर हमारे टोटल कितने हो गए? 6,80,000, 680। आउट ऑफ 6,80,000, आउट ऑफ 680, ये देखो आप, इतना हमने कैश में कलेक्ट कर लिया, इतना हमने डिस्काउंट दे दिया। तो जब डेटर से हमें कैश कलेक्ट होगा, हम उनको डिस्काउंट देंगे, तो डेटर हमारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अरे डेटर जिनसे पैसा लेना है, अगर हमने उनसे पैसा ले लिया, तो उनका बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बढ़ेगा, कैश अकाउंट देखेंगे बाद में। लेकिन जिनसे पैसा लेना था, अगर हमने उनसे पैसा ले लिया, तो अब तो पैसा नहीं मिलेगा ना बच्चे, उनके अकाउंट को कम करना होगा ना। तो हमने क्या किया? 680 में जितना कैश मिल गया, जितना डिस्काउंट हो गया, हमने देखो 680 को कम कर दिया 40 से। हमें कुछ लोगों से बैंक से पैसा मिला, हमने डिस्काउंट दिया, वो भी हमारे कम हो गए। आउट ऑफ 680 कुछ डूब गया, बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स होने से भी डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सब अपने आप क्रेडिट में आएंगे। तो आप तो ऐसे जनरल एंट्री पहले बनाते हो फिर लेजर करते हो, मैं ऐसा नहीं करता। मैं पता क्या बोलता हूँ, डेटर कितना जी? 6 लाख। अच्छा, डेटर्स हमारा क्या हुआ? हमने और सेल किया ना क्रेडिट पे, तो ठीक है, 2 सेल्स 80,000, सेल्स डेटर्स बढ़ा दो। हमने डेटर से कैश कलेक्ट किया, डेटर्स कम हो गया, इस साइड लेकर आओ। क्या लिया? कैश, तो कर दो बाई कैश, डिस्काउंट तो कर दो बाई डिस्काउंट। हमने चेक से पैसा रिसीव किया, डेटर कम हो गया, इस साइड एंट्री आएगा, बाई बैंक बाई डिस्काउंट। डूब गया, बैडेट्स हो गया, बाई डेटर्स। तो हम यहाँ डबल एंट्री है ना। ये जो डेटर्स अकाउंट कैसे इंक्रीज हो रहा है और कैसे कैसे डिक्रीज हो रहा है, वही तो अंदर बताते हैं आपका। बताओ डेटर्स हमारे पास कितने बच गए? तो 6,80,000 में से 40, 20, 60 एंड 20, 80 हटा दो, और डेटर्स आपका फिर से कितना रह गया? 6 लाख का अमाउंट। ये कोइंसिडेंस है कि जितना स्टार्टिंग, मैं थोड़ा चेंज ही कर देता हूँ ना, कहीं आप बदमाशी ना कर लो। एक काम करो ना,
ये जो आपका डेटर ऑफ 20,000 जो बैड डेट्स हुआ था ना, इसको 30 कर दो। कहीं आप रिवीजन के टाइम पे मुझसे ये ना पूछ दो कि सर क्या डेटर्स का क्रेडिटर्स का हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग सेम होगा? नहीं मेरे बच्चे, हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग सेम नहीं होगा। अगर हमारा बैड डेट्स यहाँ पे अगर बैड डेट्स हमारा यहाँ पे 30 हो गया, मैंने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन में अगर ये आपका बैलेंस कितना है जी 30,000 है, तो बैलेंस कितना आ गया 5,90,000। इतना हमारे पास डेटर्स बच गया है, तो ठीक है कोई बात नहीं। और क्रेडिटर्स क्या बताता है ये देखो, आप यहां देखो, आपको समझ में आएगा। क्रेडिटर्स स्टार्टिंग में कितने का थे 2 लाख, हमने 140 का गुड्स और परचेज किया तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। टोटल क्रेडिटर्स कितना हो गया 340। 3,40,000 के क्रेडिटर्स में से 30,000 कम हो गया है ना, क्योंकि पेमेंट मिल गया कैश और बैंक से। तो 340 में 30 तो हमने पे कर दिया, अभी और जो क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना है यानी कि टू बैलेंस सीडी, वो कितना निकल के आ गया आपको यहाँ पे 310। ये बैलेंसिंग फिगर है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये रियल लाइफ में नहीं लिखा जाता। बैलेंसिंग फिगर मतलब हमने इनको प्लस करके इसको माइनस करके निकाला। यहाँ पे लिख लो अगर आपको लिखना है तो। कहीं आप रिवीजन के टाइम पे आप भूल जाओ कि यार ये बैलेंस कहां से आया, तो हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, प्लस करके माइनस करके। और यही मेरे बच्चे जो डेटर आपका है ना, जो डेटर आपका क्लोजिंग बैलेंस है, अगले साल के लिए क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। अगले साल के लिए 5,90,000 का अमाउंट 590। और जो क्रेडिटर्स है उसका अगले साल का ओपनिंग बैलेंस यहां चला जाएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना आपका 310। और हर एक साल यही होगा, हर एक साल लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा आपका क्रेडिट में दिखेगा और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा आपको क्या होगा डेबिट में दिखेगा। यही अकाउंटेंसी का रूल है, इसी को बेस मानते हुए पूरे अकाउंटेंसी को बनाया गया, ठीक है ना। तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे लेजर अकाउंट का मतलब क्या निकल के आता है, एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक जगह क्लासिफाई करना और हमें पता करना कि एक्चुअली वो चीज एक टाइम पीरियड के बाद कितना, और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। आप प्लीज कॉपी कर लीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए। मुझे कुछ और भी बातें आपको आज समझानी है, और भी बातें। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना, जो बात अब मैं आपको बताने वाला हूं ना, जो मैं बात अब आपको बताने वाला हूं, ये बात मेरे बच्चे कुछ लोगों को पता होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के कुछ लोगों को। और वो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ सीओसी के बच्चे होते हैं, और खासकर आप होते हो, दूसरा कोई नहीं। सर कहने का चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जो बात अब बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ये जो बात आगे बताने वाला हूं वो आपको बाकी बच्चों से अलग करेगा, आपको बाकी बच्चों से अलग करेगा। वो कौन सी बात है ये देखिए आप, यहाँ पे सुनिए मेरी बात, मैं आपको समझाने वाला हूं। पर बच्चे पता क्या होता है, लिखेंगे नोट, आप नोट नंबर आई थिंक पिछली क्लास में 1 लिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि एसेट का एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और कैपिटल लायबिलिटी और आपका रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना। अब लिखेंगे नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखेंगे। कहता है कि क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर, लिखेंगे अब बैलेंसिंग फिगर एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, एक मिनट, बैलेंसिंग फिगर ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल at the end of year, at the end of year is closed by inverted comma में to balance CD oblique by बैलेंस सीडी मतलब कैरी डाउन, है ना बच्चे। एंड फुल स्टॉप के बाद यही कर दो, एंड इट इज treated as opening balance for next year, अगले साल का उसको हम क्या करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट करते हैं एज
क्या लिखते हैं जी, जो टू बैलेंस बीडी था तो वो क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, एज बाई बैलेंस बीडी ओब्लिक बाई बैलेंस सीडी तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी, है ना। यही करते हैं ना बच्चे, बोलिए हाँ। जो आपका पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो अगले साल का क्या हो जाता, बन जाता ओपनिंग बैलेंस। पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। लेकिन नोट नंबर 2, बैलेंसिंग फिगर ऑफ expenses and revenue at the end of year is transferred to कहां जी, आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट रेलिवेंट ईयर, उसी साल का, उसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, फुल स्टॉप। दे आर not transferred as opening balance of next year। उनको हम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस के रूप में ट्रीट नहीं करते। सर क्या मतलब, मैंने आपको ऐसे जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में भी समझाया था, आपको याद होगा, पता नहीं भूल गए होगे, मैं कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूं। ये जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल है ना, मतलब हम बात करना चाहते हैं क्या, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। पर बच्चे जो रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट होते हैं ना, दे आर बैलेंस्ड, उनको हम बैलेंस करते हैं, और जो उनका क्लोजिंग बैलेंस होता है दैट वी ट्रांसफर टू द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। लेकिन एक्सपेंसेस रेवेन्यू का मतलब हो गया जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, लिखिए आप यहां पे नॉमिनल अकाउंट्स मतलब एक्सपेंस रेवेन्यू। इनका जो एंड का बैलेंस होता है वो इस साल के ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम खत्म कर देते हैं, हम उनको अगले साल ट्रांसफर नहीं करते। ना एक सवाल आप हो सकता है कि आप अगर पिछली क्लास को आप देखोगे तो पिछली क्लास को देख के आप कहोगे कि सर पिछली क्लास में जो परचेजेज अकाउंट आपने बनाया था, सेल्स अकाउंट बनाया था, उसमें भी लास्ट में आपने बाई बैलेंस सीडी लिखा था, ऐसा क्यों? तो उसका 2 रीजन है मेरे बच्चे। एक तो पहला कि मैं पिछली क्लास में लेजर अकाउंट बनाना आपको सिखा रहा था, वहां पे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया था, पहला रीजन आपका। दूसरा रीजन क्या मैं अभी बताऊंगा, बट फिलहाल समझ लो ये हमेशा होगा कि जब हम रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं ना, पर्सनल अकाउंट, जैसे कि ये आपका डेटर अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, डेटर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये क्रेडिटर्स ये पर्सनल को रिप्रेजेंट करता है, इनका हमेशा क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा। लेकिन अगर मान लो कि आप कोई अकाउंट, जैसे कि मान लो मैं बनाता हूं बैड डेट्स अकाउंट, मान लो यहां पे मैं आपको बनाता हूं जी बैड डेट्स अकाउंट, मैं इसको मिटा दूं यहीं पे, आप भी बना लो ना मेरे साथ, बना लो मेरे साथ। यहां पे आपने जैसे 2 अकाउंट बनाया ना, तो एक अकाउंट और बना लीजिए, डेटर्स क्रेडिटर्स के बाद यहां पे बैड डेट्स अकाउंट, सबके अकाउंट खोलते हैं, बैड डेट्स अकाउंट बना लीजिए आप। मुझे बताओ बैड डेट्स में क्या दिख रहा है आपको, बैड डेट्स में यहां देखो कहीं बैड डेट्स दिखा? नहीं सर। यहां दिखा? नहीं सर। यहां कहीं पे? नहीं सर। यहां दिखा बैड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट, ये 20,000 था आपका, 20,000। तो बैड डेट्स में क्या बोलेंगे हम यहां पे, टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, कितना आपका 20,000 का अमाउंट, 20,000। ये जो और कहीं दिख रहा बैड डेट्स के बारे में, मतलब कि बैड डेट्स अकाउंट, ये बैड डेट्स अकाउंट नहीं है, ये क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है। हम सिर्फ बैड डेट्स की बात कर रहे हैं, जो करंट ईयर में पैसा डूबा उसकी बात कर रहे हैं, तो बस यही एक निकल के आया। मेरे बच्चे हम लोग अब रियल लाइफ में क्या होता है कि जब इसको क्लोज करेंगे और कोई एंट्री नहीं है, तो जितना भी हमारा बैड डेट्स हुआ ना 20,000, इस 20,000 को हम बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं बाय आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखो यहां पे बैलेंसिंग फिगर।
जो भी इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंस आएगा, वो कहां जाएगा? बैलेंस आपका आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज आता है, सेल आता है और फैक्ट्री के खर्चे आते हैं। फैक्ट्री के खर्चे छोड़ के बाकी खर्चे कहां जाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो मेरे बच्चे उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सारे बैड डेट्स हो गया, आपका रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, सब कहां चला जाएगा? आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये क्लोज हो जाता है। हम इसका ओपनिंग बैलेंस अगले साल लेके नहीं आते हैं, क्योंकि जो इस साल का जो रेवेन्यू और एक्सपेंस है, हम उनको प्लस माइनस करके इस साल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उनको हम अगले साल एक्सपेंस रेवेन्यू को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। लेकिन जो हमारे एसेट है, कैपिटल है, एबिलिटी, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इसलिए उनको तो हम बैलेंस करते हैं, लेकिन इनको बैलेंस नहीं करते। बैलेंस ना करेंगे मतलब कि इस साल ही खत्म हो गया। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे परचेजेज अकाउंट दिखा देता हूं, परचेजेज अकाउंट इस क्वेश्चन के अंदर में परचेज अकाउंट। बताइए हमारा परचेज अकाउंट में क्या जाएगा? ये देखो आप, परचेज टू क्रेडिटर्स। तो परचेज में हमने क्या बोल दिया? टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना। परचेज टू क्रेडिटर्स कितने का हमने किया है? 140 का, तो 1,40,000। साल के एंड में परचेजेज का मेरे बच्चे बाय बैलेंस सीडी नहीं होगा, ये कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में ना, तो हम लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। जितना भी हमारा परचेज अकाउंट का बैलेंस आ रहा होगा वो कहां चला जाएगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। उसी तरीके से आप बना लो मेरे साथ सेल्स अकाउंट। कोई भी अकाउंट बनाओ, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंसेज हैं, यानी कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के आइटम है, उनका बैलेंस मेरे बच्चे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में क्लोज करते हैं। उनका हम, जैसे इनका सीडी सब लिखा ना, वो उसमें नहीं जाते आपके, ठीक है ना। तो सेल्स, ये देखो आप, सेल्स आपका क्रेडिट में है, तो हम क्या बोलेंगे? बाय, क्या लिख देंगे? बाय डेटर्स अकाउंट, बाय डेटर्स अकाउंट। कितना आपका? 80,000 का। और भी कहीं पे सेल्स दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, बस खत्म करो। ये कहां चला जाएगा? टू आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि सेल्स की एंट्री कहां जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, है ना। अभी बहुत सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन धीरे धीरे वो बचपन की बातें जो आपने पढ़ा था, आपके छोटे छोटे सर ने सिखाया था, मैं उन्हीं बातों को यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बनाते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, सर किसका किसका अकाउंट बनेगा? सबका रियल लाइफ में बनता है, और एग्जाम में वो बताएगा किसका बनाना, आप चिंता नहीं कीजिए। अब जैसे हमने बनाया बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे जी? बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कितना आपका? 4,000 का अमाउंट। जितना भी अमाउंट रहेगा, मैं जैसे 4 तो 4, कोई बात नहीं। तो ये क्या होगा? ये कहां जाता है? आपका प्रॉफिट लॉस का आइटम है, तो आप इसको टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितना? 4,000। तो आप कसम खा लो कि भैया जो भी आइटम्स आपके रेवेन्यू एक्सपेंस यानी कि नॉमिनल अकाउंट के होंगे, हम उनका कभी भी टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखते। हम लोग क्या करते हैं? उसको उस साल के ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर कोई चीज जो आपके एसेट कैपिटल लायबिलिटी से जुड़ा हुआ है, उनको हम क्या करते हैं जी? उनको हमेशा हम क्लोज करते हैं, उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, एंड दैट बैलेंस वी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अगले साल भी उनसे लेन देन होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, जो बात बताने वाला हूं मेरे बच्चे, सिर्फ आपको पता रहेगा, बाकी बच्चे इस बात से अनजान रहेंगे। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है, या फिर कभी आप मेरी बुक या किसी भी बुक को पलटोगे, अपने स्टडी मटेरियल को आप देखोगे इंस्टीट्यूट का, तो वहां भी क्या करते हैं ना, वो वहां भी जैसे वो बनाएंगे रेंट अकाउंट, वो बनाते हैं रेंट अकाउंट। तो कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा उनके रेंट अकाउंट में कि टू, मान लो कैश हमने रेंट पे किया जी, कैश में तो टू कैश हो गया, मान लो 10,000 रुपीज। टू हमने अभी बकाया, तो हमने कह दिया टू आउटस्टैंडिंग आपका रेंट, मान लो पे करना बकाया 20,000 रुपीज। तो कई जगह ना लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी, 20 + 10 कितना हो गया? 30,000। वो देखा गया कई जगह वो बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? वो तो गलत है ना। उनको बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि ये तो मेरे बच्चे जो साल के एंड में होगा वो तो उस साल के ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। तो बाय बैलेंस सीडी क्यों लिखते हैं? इसका एक बहुत प्यारा सा रीजन है, वो रीजन मैं आपको समझाता हूं। पता है क्या है? अगर आपको वो कहता है कि भैया जनवरी का, रियल लाइफ की बात करो, जनवरी का, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का, यानी कि अगर ये मंथ वाइज बन रहा है, मान लो हम जनवरी का रेंट बना रहे हैं, जनवरी का रेंट अकाउंट, जनवरी का, तो जनवरी में हमने रेंट कितना पे किया है जी? मान लो हमने कैश में पे किया है आपका 20,000। हमने रेंट जो पे किया है बैंक से, बैंक, तो वो कितना पे किया है? 30,000 आपका। रेंट अभी हमारा जो और पे करना बकाया है कितना आपका? मान लो 10,000 रुपीज।
तो ये आपका टोटल रेंट कितना हो गया आपका 60,000। ये जो 60,000 होगा ना बच्चे, वो जनवरी के एंड में तो प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा ना। अगर हमारा ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च मान लो 23, तो कब ये आपका ट्रांसफर होगा आपका प्रॉफिट लॉस में? यहां पे ट्रांसफर होगा साल के एंड में, महीने के एंड में नहीं। तो अगर कभी एग्जाम में कहता है कि भैया प्रिपेयर रेंट अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ओनली, नॉट फॉर द ईयर, क्योंकि अगर फॉर द ईयर होगा तो साल के एंड में तो वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। लेकिन मंथ वाइज बन रहा है तो हम पता क्या करते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया बाई बैलेंस सीडी हमारा रेंट कितना हो गया अभी तक जी? 60,000 का खर्च, 60,000 का। फिर हम आएंगे क्या जी? फरवरी में, फिर हम बनाएंगे फरवरी का। तो अब आ गए हम फरवरी के महीने का रेंट अकाउंट, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे कि भैया पिछले महीने तक हमने रेंट कितना पे किया? 60, तो वो इसका 2 बैलेंस बीडी हो गया, 2 बैलेंस बीडी आपका 60,000 का अमाउंट। फिर इस साल हमने क्या किया जी? कैश में पे किया, कितना पे किया? 20,000 का अमाउंट आपका, और कुछ नहीं पे किया। तो रेंट हमारे पास अब टोटल कितना हो गया आपका? 80,000 का अमाउंट आपका, 80,000 का अमाउंट, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? फिर रेंट अकाउंट बना रहे हैं कब का जी? मार्च का। मार्च यानी कि जो साल का एंड हो गया, साल का एंड मान लो कि यहीं पे आपका क्लोज होता है। तो हम बोलेंगे भैया पिछले 2 महीने में रेंट कितना पे कर चुके हैं जी? तो आपका टोटल 80 पे हो चुका है, 60 एंड 20 80 हो चुका है। तो हमने बोला 2 बैलेंस बीडी, हमने 80,000 का पेमेंट कर दिया है। फिर कहता है कि इस साल हमने बैंक से पेमेंट किया मान लो आपका 50,000, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 1,30,000। अब साल के एंड में, क्योंकि अब साल का एंड हो गया तो 130 अब बाय बैलेंस शीट नहीं होगा, साल का एंड हो गया तो ये क्या होगा जी? बाय आप प्रॉफिट लॉस में 130 ट्रांसफर कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि एग्जाम अगर कभी आपको दिख जाता है, अगर कभी दिख जाता है किसी बुक के अंदर में कि रेंट का भी सैलरी का भी उन्होंने 2 बैलेंस शीट बाय बैलेंस शीट लिखा हुआ है, दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल अकाउंट के अंदर में, तो परेशान मत होना। इसका मतलब कि अभी वो दिन नहीं आया है जिस दिन हमें क्या करना है जी? उसको या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना, उसके पहले का बन रहा है, ये एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। और जब भी आपको कभी बोल दे कि बनाओ रेंट अकाउंट सैलरी अकाउंट फॉर द ईयर, बोल दे फॉर द ईयर आपका, तो फिर आपको क्या करना है? वो आपको बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में फॉर द मंथ ऑफ जनवरी कह दे, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी कह दे, मतलब ईयर एंडिंग नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? बाय बैलेंस सीडी कर देते हैं। बहुत सारी बातें भी आएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कई सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब रेंट सैलरी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, दे आर बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन व्हाई दे शो द बैलेंस इधर एट द ओपनिंग और द क्लोजिंग? बिकॉज दैट इज नॉट द क्लोजिंग ऑफ दैट ईयर। वो क्या जी? अभी इन बिटवीन की अकाउंटिंग हो रही होगी, बस यही निकल के आता है। और एग्जाम में आंसर करने के लिए जब थ्योरी में आ जाए तो आपको ये तो आपको समझाने के लिए बताया ना, अंदर की बातें। एग्जाम के लिए हमारा क्या रेलिवेंट है? यही रेलिवेंट है। रियल अकाउंट, रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर बैलेंस, उनका बैलेंस निकालते हैं, बट वी डू नॉट कैलकुलेट एनी बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, दे आर इधर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्लियर इसके अंदर में ये सब, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे मैं एक ना क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये मैंने आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से क्वेश्चन निकाला हुआ है और सोचा कि इस क्वेश्चन को करा दो, कहीं आपको परेशानी ना हो पढ़ते समय, एग्जाम में अगर आ गया इससे जुड़ा हुआ पॉइंट तो कहीं आप दिक्कत ना हो जाए। इसलिए मेरे बच्चे आप आइए एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ देखेंगे आप इसका। आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 जनरल लेजर अकाउंट के अंदर में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हम लोग कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पढ़िए क्या बताना है, कुछ भी नहीं, बट वो थोड़ा सोचता है कि बड़ा स्मार्ट है हम लैंग्वेज के चक्कर में, तो वही मैं समझा रहा हूं। पढ़िए, कहता है कि फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस द ओनर विथ ए रिक्वेस्ट टू कंपाइल ओनली 2 पर्सनल अकाउंट। एस ने आपको कहा कि भैया सिर्फ 2 पर्सनल अकाउंट, मतलब 2 लोगों का अकाउंट बना दो। किसका जी? एच का और आर का, इन हिज लेजर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, 1 महीने का, वो अप्रैल महीने का बोलता है किसी भी अकाउंटिंग कर लो। तो एच आर तो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है ना बच्चे। तो अगर ये पर्सनल अकाउंट है तो इनका तो 1 महीने का बनाओ चाहे 1 साल का, बाय बैलेंस शीट 2 बैलेंस शीट होता ही होता है, सिर्फ नॉमिनल के साथ बताया हमने वो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक बार मैं क्वेश्चन को समझा दूं आपको। हम लोग किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं? इन द बुक ऑफ एस, इन द बुक ऑफ एस।
अगर आप चाहें, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको पहले एंट्री में कन्वर्ट कर देता हूं, पहले एंट्री में, ठीक है ना। और एस क्या बोल रहा बनाने के लिए जी? 2 अकाउंट। कौन सा? एक तो एच अकाउंट, उधर एंट्री कर दूंगा, यहां पे अकाउंट दिखा दे देता हूं। एक तो बनेगा एच अकाउंट, ठीक है ना। ये लीजिए, क्या डेट भी दिया हुआ क्वेश्चन में? नहीं, तो डेट कॉलम नहीं बनाऊंगा, फिर एग्जाम में भी नहीं बनाऊंगा, जो दिया जाएगा वही बनाऊंगा। और दूसरा कौन सा अकाउंट बोल रहा बनाने के लिए आपको? आर। तो हमने क्या किया? आर अकाउंट को भी यहां पे ओपन किया। ये लीजिए, तो 2 अकाउंट मेरे बच्चे मैंने यहां पे ओपन किया है, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम बना लेंगे। पहले आइए जरा पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 1 पढ़ेंगे। मिस्टर एस ओज आर 15,000। ओ का मतलब होता है कर्ज लेना। ओ का मतलब क्या होता है? कर्ज लेना। मेरे बच्चे एस ने आर से कर्ज लिया है। अगर कर्ज लिया तो मुझे हमें पे करना होगा। पे करना मतलब क्या? हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आर के अकाउंट में आप क्या करेंगे? लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस पहले से, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी आप कितना दिखाएंगे यहाँ पे? 15,000। सुना मेरी बात? ओ का मतलब क्या होता है? कर्ज लेना। तो अगर मैं एस हूं और मैंने किसी से कर्ज लिया है तो मुझे उसका पैसा वापस करना, इट्स माय लायबिलिटी। लायबिलिटी का हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और कहता है एच ओज एस। एच ने, दूसरा बंदा जो है ना एच, उसने क्या किया जी? एस से कर्ज लिया है, मुझसे कर्ज लिया है, तो फिर मैंने उसको कर्ज दिया है। और अगर मैंने उसको कर्ज दिया है तो मेरा क्या है जी? एसेट है, मेरा डेटर है। और एसेट का कौन सा बैलेंस होगा आपका? डेबिट बैलेंस। तो यहां पे इनका लिखिए ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है जी? 20,000 का अमाउंट है ना। कोई दिक्कत इसके अंदर में? नहीं सर। अब आगे बढ़िए आप, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब आगे कहता है पॉइंट नंबर 2, आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 टू एस। हम लोग एस के बुक में एंट्री कर रहे हैं। तो जरा बताओ, आर ने अगर एस को सेल किया तो एस ने क्या किया होगा? परचेज किया होगा। और जब एस ने परचेज किया होगा एस के बुक में, तो एस क्या एंट्री करेगा? परचेजेज अकाउंट डेबिटेड। परचेज अकाउंट डेबिटेड। किससे परचेज किया जी हमने? किससे परचेज किया? तो परचेज किया हमने आर से, टू आर अकाउंट। आर की लायबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि हमने परचेज किया। कितने का परचेज किया है? तो सुनो ना, 60,000 का गुड्स था, बट 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही एंट्री पास करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, दोबारा नहीं बताऊंगा। तो परचेज टू आर अकाउंट, ठीक है ना। और चलो पहले समझ लो, उसके बाद में वहां एंट्री दिखाऊंगा। पहले एंट्री कर लो। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पे आप आइए। नंबर 2 पॉइंट था। नंबर 3 एस के बुक में एंट्री कर रहे हैं, इसको लिए सोचना। पॉइंट 3 में कहता है एस ने सोल्ड किया गुड्स एच को। तो मेरे बच्चे एस ने सेल किया ना, तो एच अकाउंट डेबिटेड एंड टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितने का सेल किया हमने? कहता है कि 30,000 का। तो 30,000 से हम ये एंट्री पास कर देंगे। 30,000 से एंट्री पास कर देंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। 4th में आइए, रिकॉर्ड अ परचेज। कहता है कि रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर। कहता है कि एक परचेज जो आपने आर से किया है 25,000 का, उसको रिकॉर्ड कीजिए, विच वर सोल्ड टू एच एट ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। ध्यान से मेरे बच्चे, हमने एक आर से परचेज किया है 25,000 का, हमने परचेज किया है। तो लिखो ना, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू आर अकाउंट। टू आर अकाउंट कितने का परचेज किया है? 25,000 का, है ना। 4th का हम कर रहे हैं। 4th में 2 एंट्री बनेगा। 4th का ए हो गया, 4th का बी। आइए, जो हमने आर से 25 में परचेज किया था, हमने एच को सेल कर दिया 15,000 के प्रॉफिट पे। तो अगर एच को सेल किया तो एच से पैसा लेना है, डेटर बन गया, एंड टू सेल्स अकाउंट। हम एंट्री कितने से करेंगे? 25 का सामान 15 के प्रॉफिट में बिका, यानी कि 40,000 से सेल्स की एंट्री होगी। आप जानते हैं परचेज सेल्स की एंट्री, परचेज का हमेशा एंट्री कॉस्ट प्राइस पे और सेल की एंट्री हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है। वही काम कर रहे हैं। तो 4th भी हमारा कंप्लीट हो गया। 5th पॉइंट पढ़ेंगे बच्चे। 5वां पॉइंट क्या बता रहा है? पढ़ेंगे आप। कहता है कि एस रिजेक्टेड 10% ऑफ आर गुड ऑन 4th अप्रैल। एक्चुअली ये स्टडी मैट में क्वेश्चन डेट वाइज था, मैंने गलती से नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। तो एक काम करो, ये जो आपका पॉइंट नंबर 2 है ना, पॉइंट नंबर 2,
वो आपका 4 अप्रैल की एंट्री है। एक काम करो ना, बुक में ही जो पॉइंट नंबर 2 उसके पहले लिख दो 4 अप्रैल की एंट्री है। तो आर ने जो गुड्स सेल किया था ना बच्चे, मतलब कि हमने जो परचेज किया था, ये आपका 4 अप्रैल की एंट्री थी, 4 अप्रैल वाली एंट्री, ठीक है ना। तो हमने जो यहाँ पे आपका परचेज किया था 54,000 में नेट ऑफ डिस्काउंट, उसमें से 10% एस ने क्या क्या गुड्स वापस कर दिया, मतलब कि जो हमने परचेज किया था वो रिटर्न कर दिया। तो जब परचेज रिटर्न होता है तो हम क्या करते हैं कि आर की जो लायबिलिटी हमारी थी वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 10% से। जितने में आपने परचेज की एंट्री की थी यानी कि 54,000, उसका 10% से, यानी कि एंट्री होगा आपका 5400 से। और परचेज जब कम होगा तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, टू परचेज रिटर्न। मैंने बताया आपको परचेज रिटर्न लिखा जाता है। सिर्फ परचेज क्यों नहीं लिखते हैं, एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होता है ना बच्चे, परचेज बार बार होता है, परचेज रिटर्न बार बार होता है। तो हम लोग ये भी रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना परचेज रिटर्न आपका पूरे एक साल में हुआ है, रिटर्न रखा जाता है रिकॉर्ड, क्योंकि टोटल कितनी बार रिटर्न हुआ, क्योंकि जितना बार रिटर्न होगा उतना टेंशन होता है, कॉस्ट लगता है, पैसा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जब हम परचेज करते हैं उसका अलग अकाउंट होता है, परचेज रिटर्न का अकाउंट हम अलग बनाते हैं। साल के एंड में जितना परचेज रिटर्न होता है वो परचेज अकाउंट से ट्रांसफर करके माइनस कर देते हैं। उसी तरीके से सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा अलग अलग बनता है। खैर, तो ये हमारा 5th पॉइंट आपका हो गया। 6th पॉइंट पढ़ेंगे क्या बता रहा है। कहता है कि मिस्टर एस इशूड अ कैश मेमो। कैश मेमो मतलब कि कैश मेमो तब इशू होता है बच्चे जब हम कोई चीज कैश पे करते हैं। तो कैश मेमो कहने का मतलब कि कंफर्म है कि हमने कैश पे लेन देन किया होगा। एस ने इशू किया कैश मेमो 10,000 का टू एच, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him। एच को अर्जेंटली कुछ गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो दौड़ के हमारे पास आया और हमने क्या किया, गुड्स उसको बेच दिया और कैश ले लिया। मतलब ये काम क्रेडिट पे नहीं किया, हमने बोल दिया होगा कि भैया अगर अर्जेंटली चाहिए तो हम तो आपको कैश पे ही देंगे। तो ये जो आपका हुआ ना 10,000 का, वो क्या हुआ जी, हमने जो सेल किया बच्चे एच को वो कैश पे किया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। और आप जानते हैं कि जब सेल हम कैश पे करते हैं तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं होता, फिर हम क्या बोलते हैं, टू सेल्स अकाउंट, है ना। अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो एच का नाम लिखते हैं टू सेल्स, कैश पे तो क्या, कैश टू सेल्स। और कैश मेमो का मतलब ये है, कैश मेमो तभी इशू होता है जब हम आपका सेल कैश पे करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ना और क्या बता रहा है। पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज ड्यूज टू एस इंजॉइंग अ कैश 1.2 यानी कि 0.5% कैश डिस्काउंट ऑफ द पेमेंट रिसीव 20,000 बाय चेक। सर इसका मतलब मैं 7th वाला जो एंट्री है ना बच्चे, और फिर आपका 8th वाला, ये 7th 8th की एंट्री करने के लिए ना हमें पहले उन दोनों का बैलेंस जानना होगा। 8 पढ़ो ना, आर टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक। आर का जितना भी टोटल बकाया है उसमें 10,000 छोड़ के बाकी उसने क्लियर कर दिया, पे कर दिया चेक के थ्रू। एंजॉइंग ए कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 ऑन पेमेंट मेड। 1,000 का हमने उनको डिस्काउंट दे दिया अर्ली पेमेंट के चलते। तो ये जो एम ने अपना टोटल ड्यूज का, टोटल ड्यूज हमारा कितना है कितना नहीं होगा कैसे पता चलता है, लेजर अकाउंट बना के कि एंड में कितना है। तो मैं एक काम करता हूं ना, पहले इन सभी एंट्री को यहां पर लेकर आता हूं। ये देखो एच, ये क्या जी, परचेज टू आर। तो आर में क्या बोलेंगे, बाय परचेज। आर क्रेडिट में है ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे, बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट कितने का अमाउंट आपका है, 54,000 का, ये हमारा हो गया 54,000। फिर एच टू सेल्स, एच में क्या बोलेंगे, टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितने का आपका, 30,000 का, 30,000 का। फिर बोलता है परचेज टू आर, तो परचेज टू आर, आर में क्या बोलेंगे, बाय परचेज। बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट। सर दोनों को क्लब नहीं कर सकते, नहीं बच्चे, अलग अलग डेट पे होगा तो एंट्री अलग अलग पास करनी है। परचेज टू आर, आर में क्या बोलेंगे, 25,000, अलग अलग एंट्री, क्लब नहीं किएंगे। फिर कहता है एच टू सेल्स, एच में क्या बोलेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आपका है एच टू सेल्स, 40,000, तो हमने 40,000 की एंट्री कर दी। आर टू परचेज रिटर्न, आर में क्या बोलेंगे, आर टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टू परचेज रिटर्न अकाउंट बना दिया, है ना। आर डेबिट में ना, तो डेबिट साइड में, और ये कितने का, 5400 का।
कैश टू सेल्स इसकी कहीं एंट्री नहीं होगी, आरएस में कोई मतलब नहीं है। अब 7 और 8 में आने के लिए पहले आप पढ़िए जल्दी से। अब आपका पॉइंट नंबर 7 क्या बता रहा है? पॉइंट नंबर 7 क्या बता रहा है आपका? 7 में कहता है, बच्चे पढ़िए मेरे साथ, एज क्लियर्ड। एज कौन है? ये एज ने क्लियर कर दिया हाफ ऑफ हिज ड्यूज। मेरे बच्चे हाफ, आधा उसने क्लियर किया है। तो मुझे बताओ एज से हमें लेना कितना है? एज से लेना कितना है? तो 40 + 30 ये कितना हो गया? 90,000 है ना। मैं एक काम करूं क्या, यहां पे आपको वर्किंग नोट्स दिखा दूं? वर्किंग नोट्स लिख लो ना, इसके बाद आप यहाँ पे अभी 4-5 लाइन जगह छोड़ना, एंट्री करना है। वर्किंग नोट्स नंबर 1 आपका, वर्किंग नोट्स नंबर 1, ठीक है ना। जरा बताओ एज टोटल ड्यूज कितना बता रहा आपको? टोटल ड्यूज तो हमने कितना निकाल दिया? 90,000 है ना। उसने कितना हमें पेमेंट किया जी? पॉइंट नंबर 7 में एज ने क्लियर किया हाफ ऑफ हिज ड्यूज। जरा बताओ हाफ ऑफ एज ड्यूज कितना हो गया? हाफ, आधा, तो 45,000। 90 का आधा ना, तो 45,000। ये 45,000 जो उसने क्लियर किया बच्चे, उसको हमने 0.5% का कैश डिस्काउंट दिया। तो जरा बताओ कैश डिस्काउंट यानी कि कैश डिस्काउंट अलाउड हमने कितना अलाउ किया है? कहता है कि 0.5%। तो बताइए कि 45,000 का जितना पेमेंट उसने अभी किया है उसका 0.5% कितना होगा? तो 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5%, ये आ गया 225 रुपीज। तो यानी कि अगर मैं माइनस करूं तो 44,775 इतना पेमेंट उसने करना था। 45,000 में इसको हटाइए तो 44,775 का उसने हमें पेमेंट किया है ना। आधा पेमेंट किया ना, इसका आधा, इतना डिस्काउंट के बाद। और इसमें भी कहता है बच्चे उसने 20,000 जो पेमेंट है ना, इसका 20 इसमें से कहता है कि 20,000 का जो उसने पेमेंट किया है इसमें से कैसे किया है जी? चेक के थ्रू, मतलब बैंक के थ्रू। तो 20,000 चेक में और बाकी जो पेमेंट यानी कि 24,775 ये पेमेंट कैसे किया होगा? कैश में। दोबारा सुनिए, जितना उसका ड्यूज था यानी कि 90,000, उसका हाफ पेमेंट उसने भी किया यानी कि 45। तो जब उसने हाफ पेमेंट किया तो हमसे 0.5% का कैश डिस्काउंट ले लिया, तो ठीक है। 0.5 यानी कि 225 माइनस करके उसने बाकी पेमेंट किया है। बाकी में कह रहा कि यार उसने कैश में, चेक में पेमेंट किया है 20 का, तो बाकी पेमेंट कैश में क्या होगा? और तो कोई दूसरा मोड होता नहीं है, हमें इसकी एंट्री पास करनी है। क्या मैं एंट्री लिखूं या डायरेक्टली कर लूं? डायरेक्टली करके दिखाऊं मैं? ये देखो कैसे करते हैं। एज कौन है हमारा? डेटर है। डेटर हमारा क्या होता है? एसेट होता है। एसेट का कौन सा बैलेंस? डेबिट। तो ये जब भी आपका एज बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे, है ना। और जब भी एज कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मैं ऐसे एंट्री करता हूं, आप चाहो तो अपना एंट्री पास कर लेना, बट ऑलवेज पास एंट्री बाय दिस वे। और आप भी करना शुरू कर दोगे, 2-3 चैप्टर भी आने दो ना, उसके बाद 2-3 चैप्टर गुजरने दो ना, उसके बाद। ये देखो, ये जो आपका एज डेटर है ना, वो ओपनिंग में 20,000 था। हमने एज को और सेल किया, डेटर बढ़ गया 2 सेल्स। हमने एज को और सेल किया 40 से, डेटर्स बढ़ गया 2। और अब हमारा डेटर्स कम हो रहा है क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। जितना पैसा कैश में मिल गया बाई कैश अकाउंट, जितना पैसा उसने चेक से पेमेंट कर दिया बाई बैंक अकाउंट, और जितना हमने उसको डिस्काउंट दे दिया बाई डिस्काउंट अकाउंट, बाय डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड, कुछ भी लिख दीजिए आप। कैश में कितना पेमेंट मिला है जी? 24,775। चेक से कितना पेमेंट मिला है? 20,000। और हमने डिस्काउंट कितना दे दिया? 225। अगर आप कहते हो कि सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, हम प्यारे बच्चे हैं, और हम 11th क्लास में जैसे करते थे उस तरीके से करेंगे, तो आप पहले एंट्री पास कर लो। क्या सिखाया था छोटे छोटे सर ने? वो कहते कि भैया जितना एच से कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना कैश मिला है जी? तो 24,775। जितना चेक से पेमेंट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना आपका 20,000। और जो हमने डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट, तो कितना आपका 225। एंड 2 हम क्या बोलेंगे किससे? तो एच से, यानी कि एच का अब अकाउंट जो हमारा डेबिट में था अब उतने से कम हो जाएगा। कितने से जी? तो 45,000 से। तो ऐसे कर लो। फिर एच में क्या बोलोगे? एच क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में नाम आएगा इन तीनों का, बाय कैश, बाय बैंक, बैंक डिस्काउंट, तो वो कर लो। मेरा क्या जाता है? आपकी मर्जी है,
मैं तो आपको अच्छी चीज बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि जल्दी आप इस तरीके में आ जाए। मेरे साथ ही आओगे, थोड़ा सा समय गुजरने दो ना। और जितने आगे हम बड़े बड़े चैप्टर्स अच्छे अच्छे पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे और आप भी करना शुरू करोगे। और कुछ समय के बाद, थोड़ा और समय गुजरने दो ना, मुझे जानो तो थोड़ा सा कम से कम और, तो फिर आप ऐसा एंट्री अगर मैं चिल्लाऊंगा भी ना करने के लिए तो आप नहीं करोगे, बोले ना हम ऐसे ही करेंगे। आओ तो अभी पॉइंट नंबर 8 पे आप आइए। पॉइंट नंबर 8, आर टोटल ड्यूज। आर का टोटल ड्यूज कितना है जी? ये देखो, आर हमारा कौन था? क्रेडिटर। ये हमारा कौन था जी? क्रेडिटर था। तो क्रेडिटर लायबिलिटी है ना, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जब जब इंक्रीज तो क्रेडिट और घटना डेबिट होता है। लायबिलिटी पहले 15 था, 54 का और बढ़ा, 25 का और बढ़ा, तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई आपकी यहाँ पे? 15,000 प्लस 54,000 प्लस आपका 25,000, ये टोटल लायबिलिटी 94,000 की हो गई है। लेकिन आउट ऑफ 94,000 मेरे बच्चे, 94,000 इतने से लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि गुड्स आपने वापस कर दिया था। तो टोटल ड्यूज अभी आपका 88,600 का है। देख लो आप, 88,600 का, इनको ऐड करके इसको माइनस करके जो आपका टोटल ड्यूज है। कहता है कि इसमें से 10,000 का अमाउंट रख के और बाकी पेमेंट हमने क्या किया जी? क्लियर कर दिया। मतलब कि क्रेडिटर को जितना हमें पेमेंट करना था उसका हमने एंड में अभी जो बैलेंस अपने पास रखा है ना, मतलब जो पेमेंट अभी नहीं किया है वो 10,000 का अमाउंट है। 10,000 हेल्ड बैक हमने अपने पास रख लिया कि अभी वो पेमेंट नहीं करेंगे। तो 88,600 में 10,000 छोड़ दो तो हमने कितना पेमेंट किया? 78,600। और ये 78,600 मेरे बच्चे कह रहा है, पढ़ो, कि 1,000 का हमें कैश डिस्काउंट मिल गया। मतलब जब हमने इतना पेमेंट करने गए ना तो 1,000 रुपये हमें माफी मिल गई, 1,000 रुपये डिस्काउंट मिल गया। तो ठीक है, हमने बोला कि भैया हमें डिस्काउंट जो मिल गया, डिस्काउंट अकाउंट वो 1,000, तो हमने उनको पेमेंट कितना कर दिया? पेमेंट कैसे किया है? चेक के थ्रू ना, तो टू बैंक अकाउंट। कितना जी? तो आपका इसमें 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो 77,600 का हमने क्या किया? बैंक से पेमेंट कर दिया। समझ रहे हो ना? 94,000 में इतना रिटर्न कर दिया। क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए थे, जितना हमारा बैलेंस था उसमें से 10,000 अभी हमने पेमेंट नहीं किया, बाकी पेमेंट 1,000 के डिस्काउंट पे कर दिया। तो हो गया एंट्री आपका, हो गया एंट्री। अरे हो गया बदमाश, पढ़ो ना। पॉइंट नंबर 9 क्या बता रहा है आपका? पॉइंट नंबर 9, क्लोज एस अकाउंट। कहता है कि एस जो आपका डेटर है ना उसको क्लोज कर दो। कैसे? ओह, ये क्या बता रहा है? क्लोज एस अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000 was cleared by him by a check because he was declared ban। थोड़ा सा लैंग्वेज मिस्टेक सुधारेंगे आप, मैं लिख रहा हूं, आप भी अपने बुक सही करेंगे। क्लोज एस अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल वेयर बैड, ऑल अमाउंट, या कर दो ऑल ड्यूज वेयर बैड। वेयर बैड मतलब कि सारा पैसा डूब गया। बस 5,000 उसने क्लियर किया, बट 5,000 वाज क्लियर बाय हिम। सारा पैसा डूब गया 5,000 को छोड़ के, बिकॉज ही वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ओहो, उस बदमाश ने जितना पैसा देना था, तो कितना देना था जी? अब देखो ना, 90,000 में 45 तो पे कर दिया था ना बच्चे, 90 में 45 दे दिया था, तो और कितना बच गया था? 45। आप देख सकते हैं ऐसे भी 90 में इसको माइनस करोगे तो 45 आएगा। उस 45,000 में उसने जो पैसा आपको दिया, कितना दिया? 5,000। कैसे दिया है? चेक के थ्रू। तो बैंक से आपने पैसा जो ले लिया बाई बैंक, उसे कितना मिल गया? 5,000, और बाकी सारा पैसा डूब गया, यानी कि बाई बैड डेट्स अकाउंट। कितना? 40,000। 40 कैसे निकल गया? 45,000 में से 5 हमें मिल गया, तो आपका क्या? ये ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं आपके लिए, एग्जाम में नहीं लिखना। और ये अकाउंट्स मेरे बच्चे क्लोज्ड हो गया। अब इसका कोई बाय बैलेंस स्टडी नहीं होगा क्योंकि अब कुछ उससे नहीं मिलने वाला, अकाउंट खत्म हो गया। पढ़ लो दोबारा, हम स्प्रिंटिंग का मैंने सुधार दिया। क्लोज एस अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल ड्यूज वर बैड, सारे पैसे डूब गए, ऑल ड्यूज बर्बाद हो गया। 5,000 वाज क्लियर्ड बाय हिम बाय चेक, उसने 5,000 दिया सिर्फ, बिकॉज ही वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट हो जाना। अब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, तो अकाउंट्स खत्म। जितना पैसा दे दिया ले लिया, बाकी पैसा डूब गया, तो बाय बैलेंस। अगर एंट्री करना है तो एंट्री क्या करेंगे जी हम लोग? 8 पॉइंट में, 8 है ना आपका, 9th में।
अगर 9th में आपको एंट्री करना है तो क्या बोलेंगे, हमें जितना पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगर एंट्री करने का मन करे तो 5000। जो डूब गया हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, कितना 40,000। एंड 2 हम क्या करेंगे, एच के अकाउंट को कम कर देंगे, कितने से 45 से, और अकाउंट्स खत्म हो गया। और लास्ट में कहता है कि बैलेंस ऑफ आर अकाउंट कितना होगा, तो देख लो बैलेंस कितना, आर में तो आर थोड़े डूबा है, हम तो निकाल ही चुके बैलेंस। ये बैलेंस कितना है 10,000, दोबारा थोड़े निकालेंगे। अरे वो बैलेंस ऑफ आर यही तो है आपका 10,000, जो हमें उनको बाद में पे करना, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी हमने पेमेंट किया था, खत्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, आप कर जाएंगे, मुझे विश्वास है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, प्लीज कॉपी कीजिए। आज लेजर हम खत्म करने वाले हैं, हम थोड़ी से आगे जाएंगे। अब आओ जरा क्वेश्चन नंबर 2, जब बात उठी है तो यहीं पे खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कीजिए। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। ये भी आपके स्टडी मेट से क्वेश्चन निकाला मैंने। ये आपको बताना कि भैया बताओ कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। पहला, लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। यस। अच्छा, मैंने अभी इसकी थ्योरी नहीं पढ़ाई ना। अच्छा, अभी मैं थ्योरी करा दूंगा, लेकिन मैं बता दूं उसके थ्योरी पढ़ाने के पहले कि लेजर को हम प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ट्रू कर दो ना, नाम है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रिंसिपल का मतलब मेन बुक्स, जो मेन बुक बनते हैं, तो वो आपका मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में लेजर को कहा जाता है। कहता है कि पॉइंट नंबर 2, कैश अकाउंट हैज ए डेबिट बैलेंस। ट्रू, कैश हमारा एसेट है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है ना। कहता है कि पोस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट फ्रॉम लेजर टू जर्नल। ये फॉल्स है। मैं बताना चाहता हूं ये क्या बोलना चाहता है मेरे बच्चे। पोस्टिंग वर्ड जो है ना, पोस्टिंग एक वर्ड, इसने क्या लिखा है, पोस्टिंग। मैं आगे आपको सिखाऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो कि पोस्टेड, जब भी कहता ना पोस्टेड, क्या बोलेगा, पोस्टेड, या कहेगा डेबिटेड, क्रेडिटेड। तो पोस्टेड या डेबिटेड, क्रेडिटेड। डेबिटेड का मतलब कि डेबिट साइड में लिखना, इस साइड लिखना मतलब डेबिटेड, इधर लिखना मतलब क्रेडिटेड। पोस्टेड का मतलब होता है लेजर अकाउंट में लिखना। जर्नल को लेजर में रिकॉर्ड करना, तो हम रिकॉर्ड नहीं, हम जर्नल को लेजर में क्या बोलते हैं, पोस्टेड। पोस्टिंग क्या उसका हमने क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। बोलो क्या बोलते हैं, बोलो बदमाश, पोस्टिंग बोलते हैं। सर क्यों, रेक्टिफिकेशन में समझाऊंगा, आगे की चीजें हैं, थोड़ा सब्र तो करो। सारा नॉलेज जरा बताओ कैसे मैं इस छोटे छोटे चैप्टर में आपको दे दूं। बट इतना याद रखना कि हमारे एक संतोष सर हुआ करते थे, उन्होंने हमें सिखाया है कि पोस्टेड वर्ड हमेशा क्या होगा, जर्नल को लेजर में एंट्री करने के लिए बोलेगा, पोस्टेड। तो वही कह रहा है, पोस्टेड इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट फ्रॉम लेजर टू आपका जर्नल। फॉल्स हो गया ना, जर्नल टू लेजर, नॉट लेजर टू जर्नल, पोस्टेड, तो फॉल्स सही है। अच्छा, अब फोर्थ क्वेश्चन में स्माइल आपको आना चाहिए चेहरे पे, फोर्थ वाले पे। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट ऑफ लेजर बुक्स आर बैलेंस। गलत, नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस, दे आर ट्रांसफर टू इधर ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बैलेंस किसका करते हैं, रियल का, पर्सनल का, नॉट आपका इसका। फिफ्थ, लेजर रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपका पांचवा, नहीं मेरे बच्चे, क्रोनोलॉजिकल में एंट्री होता है प्राइमरी में, जर्नल के अंदर में सब्सिडरी बुक है जो एंट्री पास करते हैं। यहां पे हम थोड़े क्रोनोलॉजिकल करते हैं, यहां तो एक अकाउंट से जुड़े हुए जितनी सारी एंट्री होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट, हम उसको यहां करते हैं। यहां क्रोनोलॉजिकल नहीं है, वो आपका जर्नल में होता है। लेजर में क्या होता है कि भैया हमारा मोटिव है कि एक अकाउंट में एक जैसी एंट्री दिखाए। ऐसा थोड़े कि हम आपको यहाँ पे मतलब कि 1 तारीख को एंट्री हुआ और मान लो यहाँ पे 2 तारीख को एंट्री हुआ, यहाँ पे 5, तो ये भी एंट्री हम यहाँ दिखा देंगे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब कि जितने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, नॉट इससे जुड़े हुए, जितने सारे, उनको डेट वाइज रिकॉर्ड करना। यहाँ डेट वाइज एंट्री नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है जी, कैटेगरी वाइज एंट्री होता है, क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। तो फॉल्स है आपका, ठीक है। 6 पॉइंट पे आप आइए। इफ द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन टोटल क्रेडिट साइड वी गेट अ क्रेडिट बैलेंस। देखो ना, ये आप खुद जवाब दे देंगे। कहता है कि अगर डेबिट साइड बड़ा है आपका, मैं यहां दिखा दूं आपको, हमने जो अकाउंट बनाया था उसी में, ये देखो आप, जैसे ये बनाया था ना। कहता है कि पढ़ो जरा, इफ द टोटल डेबिट साइड, अगर इसका टोटल डेबिट साइड ये रहा 6,80,000, 680, अगर मान लो टोटल डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, अगर ये बड़ा है इससे, तो कहता है कि वी गेट अ क्रेडिट बैलेंस। ये जो लिखा ना, वी गेट अ क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस को कीजिए अंडरलाइन, और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
जब भी बोला जाता ना क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, तो आप इस बात को हमेशा याद रखना, ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस वो यहां के लिए नहीं बोला जाता, वो हमेशा ओपनिंग में कौन सा बैलेंस शो करेगा उसके लिए बोला जाता है। दोबारा सुनिए, डेबिट साइड कितना हो गया 6,80,000, क्रेडिट साइड कितना हो गया इतना, डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड छोटा है, तो बैलेंस कितना आ गया 590। आप इस 590 को कौन सा बैलेंस बोलेंगे? सर ये तो क्रेडिट साइड दिख रहा है तो हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस है। मेरे बच्चे गलत जवाब। अकाउंटेंसी में जब हम कहते हैं ना कि बैलेंस, तो बैलेंस हमेशा ओपनिंग को कहा जाता है, नॉट क्लोजिंग को। ये बात हमेशा याद रखना। जब भी कहता है डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस मतलब कि उस बैलेंस को आप ओपनिंग में कहां दिखाओगे वो पूछता है। सर ऐसा क्यों? यही है लैंग्वेज। आपका नाम आप टुट्टू क्यों है? क्यों नाम है टुट्टू? अरे पापा मम्मी ने दिया है ना, तो यहां पे दिया गया कि जब भी अकाउंटेंसी में हम बोलते हैं भैया क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या, हम ओपनिंग में लाके देखते हैं। तो ये कह रहा है, पढ़िए फिर से आपका 6 पॉइंट, अगर डेबिट साइड आपका ग्रेटर है, बड़ा है, और क्रेडिट साइड छोटा है, तो बैलेंस जो यहां पे आएगा वो कौन सा बैलेंस शो करेगा? ये देखो डेबिट बैलेंस शो करेगा। डेबिट, ये डेबिट अभी पढ़ाऊंगा BRS चैप्टर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, वहां भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसका, वहां भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ाऊंगा अभी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पढ़ाऊंगा आपको मेनली रेक्टिफिकेशन, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखना है। बैलेंस मतलब हमेशा ओपनिंग में लाके चेक किया जाएगा, तो ये फॉल्स हुआ एक्चुअली, है ना। वो कौन सा बैलेंस शो करेगा? डेबिट बैलेंस शो करेगा आपका। ठीक है, अगला 7th में, लेजर अकाउंट्स ऑफ एसेट विल ऑलवेज बी डेबिटेड व्हेन दे आर लो। अभी बताया, कहता है कि भैया जो लेजर अकाउंट होगा आपका एसेट का, वो हमेशा डेबिट किया जाएगा जब वो बढ़ेगा। देखो ना, बोला था ना, जब भी ये प्लस होगा तो डेबिट साइड आएगा, तो ट्रू हो गया। हाँ, मेरी बात वही आ गई, वही बात आ गई, तो इसमें क्या करे बताओ आपका, ये भी ठीक है। अब आ जाओ जरा, आप इसकी थ्योरी पढ़ लो मेरे साथ। सर उस पे खोलो ना, आओ ना, यही बदमाश, बुक है ना आपके पास, बुक है ना, पढ़ो ना कि लेजर में आपका पहला थ्योरी, मीनिंग ऑफ लेजर क्या होता है। लेजर बता चुका हूं मैं आपको, क्लासिफाइंग वन टाइप ऑफ आइटम्स एट वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड लेजर अकाउंट, है ना बच्चे, पढ़ो ना। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल, वो जर्नल मतलब कि सब्सिडरी बुक, या फिर आपका, अभी सब्सिडरी बुक इसके बाद पढ़ाऊंगा, मेरा अपना तरीका पढ़ाने का। तो लेकिन जो कहता है कि सब्सिडरी बुक या जो जर्नल एंट्री पास किया आपने, उसके बाद अगला एंट्री क्या होता है जी, उनको क्लासिफाई करना, एंड ग्रुप्ड इनटू अ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, द बुक विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ बुक्स इज नोन एज आपका लेजर। लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी जो हमने पढ़ा था वहां पे, विच इज इन विच अकाउंट वाइज बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज डिटरमाइंड। अकाउंट वाइज बैलेंस, हर एक अकाउंट का अलग लेना कि क्रोनोलॉजिकल। रूल्स रिगार्डिंग पढ़ेंगे पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री इनटू लेजर, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे एक एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, किसी भी लाइन को उठा लेगा, प्रिंसिपल बुक्स के उठा लिया, कुछ भी आपका उठा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। हो सकता है बोल दे कि भैया मान लो MCQ आ गया कि आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल रिकॉर्डेड एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू बाय प्रिपरेशन ऑफ डैश, 4 ऑप्शन, या फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्या अकाउंट्स में चला जाएगा, जो भी आ जाए एग्जाम में। आइए अगला, रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ जर्नल इनटू लेजर। जर्नल को लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, दिखा तो दिया बदमाश, पढ़ लो। सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन लेजर बुक फॉर ईच अकाउंट एंड एंट्रीज फ्रॉम लेजर पोस्टेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट अकॉर्डिंगली, है ना। हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं हर एक में आपका, पोस्टिंग नॉट रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग। इट इज द प्रैक्टिस टू यूज वर्ड टू और बाय while प्रिपेयरिंग ट्रांजेक्शन इन लेजर। ये प्रैक्टिस है, मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट मत लगाना, ये प्रैक्टिस है कि हम डेबिट में टू और क्रेडिट में बाय लगाते हैं। द वर्ड टू इज यूज्ड इन द पर्टिकुलर कॉलम विद द अकाउंट रिटन ऑन द डेबिट साइड, टू डेबिट में और बाय आपका कहता है क्रेडिट साइड लगाते हैं, है ना। फिर 3rd पॉइंट में, द कंसर्न्ड अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल शुड ऑल्सो बी डेबिटेड इन लेजर अकाउंट। जो अकाउंट हमने वहां पे डेबिट किया है उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड आएगी, जो क्रेडिट किया क्रेडिट साइड आएगी, मतलब जो मैंने आपको बताया। यूटिलिटी पूछ दे, यूजेज बोल दे, बेनिफिट बोल दे, एडवांटेजेस पूछ दे कि बताओ लेजर का क्या है। तो एक तो इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द अकाउंट्स इन वन बुक, एक अकाउंट के से जुड़े बात एक जगह दिखाता है, आपको हेल्प करता है। दूसरा, इट इनेबल्स टू सर्टेन व्हाट द मेन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज, कौन कौन से रेवेन्यू के आइटम्स है, मतलब कि हर एक अकाउंट खुलता ना बच्चे, रेवेन्यू के आइटम्स कौन से हैं, एक्सपेंसेज के आइटम कौन कौन से हैं, आपका एसेट का अकाउंट कौन कौन से, आपको हेल्प करता है जानने में।
वही आ गया अगला, इट इनेबल्स टू सर्टेन व्हाट द मेन आइटम एक्सपेंसेज आर, इट इनेबल्स टू सर्टेन व्हाट द एसेट एंड व्हाट आर देयर वैल्यू, व्हाट आर लायबिलिटी एंड व्हाट आर देयर अमाउंट, इट फैसिलिटेट्स मेक इजी इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि यहां से बैलेंस निकलता है, वही बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाएगा और फिर वहां से फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है ना। अगला है डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल क्या होता है? प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स। लेजर क्या होता है मेरे बच्चे? सेकेंडरी रिकॉर्डिंग्स। तो दोनों में क्या फर्क है? तो फर्क है कि जर्नल को बोलता है पहले में कि प्राइमरी एंट्री हो गया, प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स मैंने कहा था ना, और ये क्या है जी? सेकेंडरी रिकॉर्डिंग है। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग आपका पहला डिफरेंस। ये सब इंपोर्टेंट है एक नंबर क्वेश्चन के लिए, कुछ कैसे भी बन सकता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। प्राइमरी एंट्री कैसे करते हैं? मैंने बताया था आपको जनरल वाली में कि हमारे पास कैश मेमो, इनवॉइस, बिल जो आते हैं उसके हेल्प से करते हैं, और इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने रेक्टिफिकेशन में आपके लिए रखा हुआ है, वहां मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा, बात मानो ना। और ये कहता है जी लेजर कैसे बनता है? तो जर्नल के बेसिस पे, यानी कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग के बेसिस पे। जर्नल में कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज द फर्स्ट स्टेज, वो सेकंड स्टेज आपका है, ठीक है। यहां पे जर्नल में कहता है इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल, वहां पे कहता है क्रोनोलॉजिकल नहीं, पर्टिकुलर अकाउंट के बेसिस पे। कहता है जर्नल में इट इज नॉट बैलेंस। जर्नल एंट्री के बैलेंस थोड़े करते हैं। अरे जर्नल एंट्री का कहीं हमने बैलेंस किया था? कहां चला गया? नहीं करते, सभी एंट्री अलग अलग दिखते हैं। अरे कहां गया नालायक? ये देखो, कहां किसी का हमने बैलेंस, इसका बैलेंस होता है जी, इनका बैलेंस होता है, लेजर का आपका। नरेशन कहता है कि जर्नल एंट्री में लिखा जाता है, उसमें लिखते हैं, यहां थोड़े कोई लेजर में नरेशन लिखते हैं। नरेशन लिखा हमने यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, जर्नल में जब होता है तो वहां पर रिकॉर्डिंग होता है, जर्नल में क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है। और यहाँ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन लेजर, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। इसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। जर्नल में रिकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे पोस्टिंग होता है। बोलो जर्नल में क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है, यहाँ क्या होता है? पोस्टिंग होता है। बोलो जर्नल में क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे पोस्टिंग होता है। और कहते हैं कि जर्नल डायरेक्टली डज नॉट सर्व एज बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जर्नल से आप फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं, बट लेजर सर्व होता है, क्योंकि इन्हीं लेजर का बैलेंस क्या होता है जी? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में बैलेंस शीट में जाता है आपका। तो ये डिफरेंसेज आपका निकल के आ गया, ठीक है। आगे चेक करेंगे, आप आगे चेक करेंगे क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होता है। क्रॉस रेफरेंसिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग का मतलब मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको मैं किनारे करके और फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या मतलब होता है क्रॉस रेफरेंसिंग का। अगला बच्चे यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है कि लाइक जैसे मान लो कि दो लेजर अकाउंट है। अब जैसे मैं आपको दिखाया ना मैंने यहाँ पे, एक हमारा क्या हुआ कि जैसे हमने एच अकाउंट में लिखा टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स में क्या होगा? एच अकाउंट में जाएगा आपका। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे कॉलम बना देते हैं लेजर फोलियो का कि भैया ये अकाउंट किस लेजर से लिंक्ड आपका है, यानी कि क्रॉस रेफरेंस करना। ये अकाउंट उससे लिंक है या वो अकाउंट आपका इससे अकाउंट लिंक है, तो इसकी एंट्री फिर कौन से अकाउंट में गई है, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस करना। मतलब ये रियल लाइफ की चीज है, रियल लाइफ में आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एक अकाउंट कौन कौन से अकाउंट में लिंक्ड है, कहां कहां उसकी एंट्री गई, उसका हम एक फोलियो तैयार करते हैं, एक आपका रेफरेंस तैयार करते हैं। कभी कभी हम आपका मतलब ये चीजें होती है, बाकी इसको रियल लाइफ में समझेंगे, ज्यादा आपके लिए पॉइंट नहीं बनता। बैलेंस ऑफ अकाउंट मैंने बता दिया कि आपका पर्सनल अकाउंट एंड जो रियल अकाउंट है हम उसका बैलेंस करते हैं, बट नॉमिनल का हम बैलेंस नहीं करते, दे आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ना थोड़ा सा और डिटेल में एक नॉलेज आपको देना चाहता हूं, थोड़ा सा और डिटेल में सब डिवीजन ऑफ लेजर्स। आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक छोटा सा पॉइंट मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा होगा, बट कोई नहीं, हम आगे प्रैक्टिकल लाइफ में इसको समझेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लेजर का डिवीजन है ना, प्रैक्टिकली मतलब ये रियल लाइफ में होता है, बट थोड़ा बहुत जान लीजिए आप प्रैक्टिकली। जितने भी हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं ना बच्चे, जितने भी लेजर अकाउंट्स बनते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा क्या है जी? पर्सनल लेजर, पर्सनल लेजर आपका, और एक आपको बता रहा क्या? इम्पर्सनल लेजर है। ये अकाउंट का क्लासिफिकेशन नहीं है, लेजर का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। पर्सनल लेजर और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर में आपको देखो दो अकाउंट इन्होंने दिया है, डेटर्स लेजर, जितने भी डेटर्स होते हैं उनका अकाउंट हम यहां बनाते हैं, और आपका क्रेडिटर्स का अकाउंट भी हम यहां बनाते हैं पर्सनल लेजर के अंदर में, है ना। इसके बाद आपका आता है इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल में एक बन गया आपका कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, मतलब कैश बुक बनता है, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। दूसरा मेरे बच्चे इसके बाद आ जाता है आपका जनरल लेजर का, जनरल लेजर का। अब जनरल लेजर के भी दो पार्ट यहाँ पे है। जनरल लेजर के अंदर में दो बनते हैं आपका, एक बनता है नॉमिनल आपका लेजर, नॉमिनल लेजर,
सर क्या लिख रहे हो, बताऊंगा अभी, लिखिए आप यहाँ पे। और एक होता है प्राइवेट लेजर, आपका प्राइवेट लेजर। आइए मैं आपको अब समझाता हूँ एक्चुअली क्या होता है लेजर का क्लासिफिकेशन आपका, ठीक है ना। ये पहली बार आप सीख रहे हैं, बचपन में नहीं पढ़ा होगा। पर्सनल लेजर के अंदर मेरे बच्चे आपके दो हो गए, डेटर्स के अकाउंट खुलते हैं, क्रेडिटर्स के अकाउंट खुलते हैं। डेटर्स क्रेडिटर्स जिनसे हम फ्रीक्वेंट डीलिंग करते हैं ना, बहुत सारे हजारों डेटर्स होते हैं, हजारों क्रेडिटर्स होते हैं, उनका अकाउंट हम पर्सनल लेजर अकाउंट में मेंटेन करते हैं। इसके बाद इसको छोड़ के इम्पर्सनल के अंदर में एक तो कैश बैंक की सारी एंट्री इसमें जाती है, और इनको छोड़ के डेटर्स क्रेडिटर्स को और कैश बैंक को छोड़ के बाकी सबको कहां डाल दिया हमने, जनरल लेजर के अंदर में। जनरल लेजर में दो नाम, एक नॉमिनल और एक आपका क्या, प्राइवेट लेजर। नॉमिनल में क्या होता है बच्चे, जितने भी एक्सपेंस रेवेन्यू है उनका अकाउंट खुलता है। एंड प्राइवेट लेजर के अंदर में क्या होता है कि इनको छोड़कर, डेटर्स क्रेडिटर्स को छोड़ के बाकी और भी किसी से कोई लेन देन हो रहा है, कोई वेंडर है, किसी से मशीन हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, कुछ ऐसे, उन सबका अकाउंट यहाँ पे खुलता है। जितने भी हमारे एसेट्स हैं, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, टूल्स, सबका अकाउंट यहाँ पे खुलता है। दोबारा थोड़ा सा जानना है, बाकी ये मैं अभी ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, बट थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है जी, पर्सनल लेजर में जितने भी हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनका अकाउंट। कभी हो सकता है पूछ दे तो आप ये मत बोलना कि संतोष सर ने बताया नहीं था, है ना। ये जो यहाँ पे तो आपके बुक में कहीं स्टडी मेट में नहीं दिखेगा, बट कई चैप्टर्स में इसका जिक्र उन्होंने किया हुआ है, खासकर रेक्टिफिकेशन के अंदर में, तो वहां पे इसको समझना होगा। जब वो कहता ना कि हमने एंट्री नहीं किया है, जनरल लेजर में हमने एंट्री नहीं किया, देखेंगे वहां पे, बताऊंगा आपको। तो जनरल लेजर का मतलब क्या, वो इसमें से किसी एक के बारे में बात कर रहा है, समझाऊंगा। पहले सुन लीजिए आप कि लेजर में एक होता है पर्सनल लेजर, पर्सनल लेजर में एक डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये पर्सनल लेजर में आ जाएंगे। अब इनको खत्म करो। जो इम्पर्सनल होता है उसमें एक कैश और बैंक की एंट्री का कैश एंड बैंक अकाउंट का आपका हो गया, और बाकी सब कहा जाएगा जनरल लेजर में। जनरल लेजर में क्या होगा जी, जितने भी आपके एक्सपेंस रेवेन्यू है नॉमिनल के अंदर कवर हो गए, और इनको छोड़ के बाकी सब यहाँ पे चले गए। जैसे कि कोई और पर्सनल हो गया, वो यहाँ चला गया, वेंडर जैसे हो गया आपका, जिससे कि बहुत रेयरेस्ट किस्म किसी से डीलिंग होता है, या फिर आपके जितने भी वो आपके एसेट्स के अकाउंट हो गए, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, टूल्स, इक्विपमेंट, लैंड, वो सब आपका इसमें कवर्ड होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल लेजर, ठीक है ना। आप पढ़ लो एक बार मेरे साथ यहाँ पे। प्राइवेट लेजर में देख लो क्या है, लेजर वेयर ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू एसेट्स लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड इन द प्राइवेट लेजर, आपका है ना, उनको छोड़ के। तो ये सारी बातें मैंने क्या किया, आपको बता दिया, मैंने आपको समझा दिया। और मेरे बच्चे बस इतना ही है, इसमें तो अब कुछ बचा नहीं। एक एक पॉइंट, एक एक चीज का हमने डिस्कशन कर लिया है। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, और अगली क्लास में ट्रायल बैलेंस चैप्टर को भी एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ तक कुछ खास है नहीं। और ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, इवन दो आपने वहां पे पढ़ा होगा, मतलब कि बचपन में, फिर भी ये बातें जितना समझा रहा हूँ उतना समझ पे आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए आज की क्लास यही एंड करते बच्चे, अगली क्लास में मिलेंगे ट्रायल बैलेंस पे, और ट्रायल बैलेंस को भी हम एंड करेंगे जल्द से जल्द। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। बेहतर तैयारी हो रही है, बहुत बेहतर तैयारी करो, इस बात का विश्वास रखिए। थैंक यू।